जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम अंकित सिन्हा है और इस वीडियो में हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर पीसीएस में आए हुए पॉलिटी के क्वेश्चंस की। हिस्ट्री के क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। जैसा कि आप जानते हो ये जो पेपर है वो सिविल सर्विसेज के काफ़ी सिमिलर है, यानी लेवल वाइज भी अगर हम देखें तो वन लाइनर और फैक्चुअल क्वेश्चंस कम पूछे जाते हैं जैसा कि बाकी स्टेट पीसीएस में पूछे जाते हैं। तो ये पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है अपकमिंग सिविल सर्विसेज के लिए। अगर आप इसी तरीके की पीवाईक्यू एनालिसिस सही तरीके से टॉपिक वाइज तरीके से चाहते हैं तो ये हमारी समग्र बैच है। इसमें एनसीईआरटीज पीवाईक्यूज बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर्ड है। मतलब ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है आपके सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन के लिए या फिर स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन के लिए। ज़्यादा जानकारी के लिए नंबर है, यहाँ से आप व्हाट्सएप के थ्रू ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। देखो ये पहला सवाल है, इसमें कह रहे हैं कि किस एक्ट में पब्लिक सर्विस कमीशन के इस्टेब्लिशमेंट की बात पहली बार देखने को मिली। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। जैसे एक रेफरेंस मैंने लिया है कि पब्लिक सर्विस कमीशन पहली बार कब इस्टेब्लिश हुआ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो सेम ही क्वेश्चन है। तो इसका आंसर जो है वो क्या है, ऑप्शन सी, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो अलग दे रखे हैं बट क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, एग्जैक्टली सेम है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो ये सबने पढ़ा है, हमने पढ़ा, बेसिक सोर्स है ये। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 है इसमें पहली बार फर्स्ट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात देखने को मिली। अब देखिए पीसीएस के जो फंक्शंस हैं वो कैसे होंगे, इन चीज़ों पर तो एग्जैक्टली बात नहीं की गई थी, लेकिन पब्लिक सर्विस कमीशन के नाम से रूल्स बनाए गए थे और इसमें बहुत सारी चीज़ें थी। जैसे एक बात तो ये थी कि एग्ज़ाम वगैरह कंडक्ट कराए जाएंगे, रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम होगा फॉर सिविल सर्विसेज पोजीशंस के लिए। और इसके अलावा कैंडिडेट्स के रिकमेंडेशन की बात की गई और गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट के जो मुद्दे हैं उनमें एडवाइस के लिए ऑफिसर्स के रिक्रूटमेंट की बात की गई। तो इन चीज़ों की बात देखने को मिलती है, राइट। और ये जो प्रोविंशियल कमीशन है ये बाद में जाकर ऑपरेशनल होते हैं, ठीक है। 1919 का जो एक्ट है ना, इसमें पहली बार प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन की बात की गई, बट एग्जैक्टली क्रिएट कब किया गया ये, तो इसका जो क्रिएशन है वो 1935 के बाद देखने को मिला, जो कि 1937 में जाकर ऑपरेशनल होता है, यानी फंक्शन में आता है। मैं ये कह रहा हूँ कि पहली बार इसकी बात देखने को मिली, इस्टेब्लिशमेंट की बात की गई बट इस्टेब्लिश नहीं की गई। जो ये इस्टेब्लिश है वो 1937 में जाकर होती है। और फाइनली जो प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन की बात है वो कब ऑपरेशनल होता है, 1937 में, आफ्टर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो ये बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को समझना, इस डिफरेंस को समझना। यहाँ पे आंसर सी है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। और फर्स्ट चेयरमैन कौन थे, तो फर्स्ट चेयरमैन थे रोज बार्कर। रोज बार्कर थे फर्स्ट चेयरमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो इसमें कह रहे हैं कौन सा करेक्टली मैच है, एजुकेशन कॉन्करेंट लिस्ट, इनकम टैक्स कॉन्करेंट लिस्ट, पब्लिक हेल्थ स्टेट लिस्ट और सेंसस यूनियन लिस्ट। ऐसे सवाल बहुत बार पूछे जाते हैं। जैसे कि आप ये देखो, पहले इन्होंने पूछा था कि एजुकेशन किस लिस्ट में है, फिर उसके बाद पूछा गया सीएपीएफ में। इसी तरीके से बहुत सारे सवाल है, मैंने कुछ सवाल लिए सेलेक्ट करके जिसमें इस तरह के स्टेटमेंट शामिल हैं जो एजुकेशन वगैरह से रिलेटेड हैं। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। देखो जो एजुकेशन है ना, ये कंकरेंट लिस्ट का पार्ट है। एजुकेशन कंकरेंट लिस्ट का पार्ट है, यानी इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, एजुकेशन पे, स्टेट और सेंटर दोनों लो बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये पूछा गया कौन सा करेक्टली मैच है, पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन स्टेट लिस्ट, सेंसस यूनियन लिस्ट, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट यानी राज्यसभा, ये सेकेंड शेड्यूल में, और एंटी डिफेक्शन 10th शेड्यूल में। तो इसमें ना तीसरा गलत है, यानी ये 4th शेड्यूल में है। ये तो आप जानती हो राज्यसभा में जो सीटों का आवंटन है, एलोकेशन है, वो 4th शेड्यूल में है, तो इस वजह से ये गलत है। बट यहाँ से हमने क्या सीखा कि सेंसस यूनियन लिस्ट का पार्ट है और पब्लिक हेल्थ और सैनिटेशन स्टेट लिस्ट का पार्ट है। फिर ये क्वेश्चन देखो, इसमें हमें करेक्ट बताना है। स्टेट लिस्ट पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन, यूनियन लिस्ट सिटीजनशिप, नेचुरलाइजेशन एंड एलियंस, और इसके बाद कह रहे हैं कि कॉन्करेंट लिस्ट लीगल, मेडिकल एंड अदर प्रोफेशनल्स। यहाँ पे आंसर क्या होगा, बी होगा, यानी तीनों के तीनों ही करेक्टली मैच है। स्टेट लिस्ट में ही पब्लिक हेल्थ और सैनिटेशन की बात की गई जैसा कि यहाँ पे हमने पढ़ा, और यूनियन लिस्ट में सिटीजनशिप है, यानी ऑब्वियसली बात है ना, सिटीजनशिप वगैरह बड़े मुद्दे हैं तो इस पर कौन कानून बनाएगा। तो हमारे देश में एक सिटीजनशिप है ना, सिंगल सिटीजनशिप है, तो इस वजह से सेंटर कानून बनाता है, नेशनलाइजेशन वगैरह की बात है। कंकरेंट लिस्ट में लीगल, मेडिकल, अदर प्रोफेशन ये शामिल होते हैं। तो अब देखो यहाँ पे तो हमें चीज़ें काफ़ी कुछ समझ आ गई। जैसे एजुकेशन पे इन्होंने डायरेक्टली पूछा है कि एजुकेशन कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट है। इनकम टैक्स जो है अभी ये नहीं पता, बट बाकी चेक कर लेते हैं। तो पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन जो है ये स्टेट लिस्ट का पार्ट है, सेंसस यूनियन लिस्ट का पार्ट है। तो 1, 3 और 4 तुम्हारे आंसर में आएगा। बस एक ही आंसर इसमें 1, 3 और 4 है, सो आंसर इज सी।
तो आप देखो PYQ से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो रहा है। तो सारे क्वेश्चन PYQ से ऑलमोस्ट सॉल्व हो जाते हैं और अभी ये वीडियो के एंड में हम देख लेंगे। इनकम टैक्स यूनियन लिस्ट का पार्ट है, कोई शक की बात ही नहीं है इसमें। बाकी ये देखो जम्मू कश्मीर पीसीएस का 2024 वाला पेपर जो 25 में ही कंडक्ट हुआ था आई गेस फेब में, तो इसमें भी इन्होंने यही क्वेश्चन पूछा था कि कौन यूनियन लिस्ट का पार्ट है। तो इसमें ना जो कॉरपोरेशन टैक्स है वो यूनियन लिस्ट का पार्ट है, जो एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्सेस है ये स्टेट लिस्ट का पार्ट है। तो ये 3 तो नहीं आएगा आंसर में, तो 3 को आप हटा दोगे, ये हट गया, ये हट गया, 2 बचते हैं। फोर्थ जो है ना कि एग्रीकल्चर इनकम के अलावा जो इनकम है वो यूनियन लिस्ट में है, बट जो एग्रीकल्चर इनकम है वो स्टेट लिस्ट में है, क्योंकि देखो एग्रीकल्चर जो है ना वो स्टेट का ही मुद्दा है, तो इस वजह से। और कॉरपोरेशन टैक्स हो गए और ड्यूटीज़ इन रिस्पेक्ट ऑफ सक्सेशन टू प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चर लैंड, यानी ज़मीन वाले जो जिनमें एग्रीकल्चर हो रही खेती हो रही है उसके अलावा जो ज़मीनें हैं उनके जो सक्सेशन होंगे यानी उनके जो आयर्स होंगे उनको किस तरह से प्रॉपर्टीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन हो, इस पर कानून भी यूनियन ही बनाती है। समझ आ गई बात? तो आंसर क्या है सी। बहुत बार पूछ रखा है इस तरह के सवाल इन्होंने, ये भी आप पढ़ सकते हो। CDS में इन्होंने पूछा कि स्टेट लिस्ट के अकॉर्डिंग जो 7th शेड्यूल में है, स्टेट के पास जुरिस्डिक्शन है ओवर एग्रीकल्चर लैंड, यानी जो ज़मीनें में खेती हो रही कृषि वाली ज़मीनें इनका जुरिस्डिक्शन है, इस पर एक कानून बना सकते हैं स्टेट लिस्ट। किन चीज़ों पे? एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगाना है, कितना लगाना है, कैसे लगाना है, स्टेट लिस्ट का मुद्दा है। ड्यूटीज़ इन रिस्पेक्ट ऑफ सक्सेशन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, जैसा कि हमने देखा, बट एग्रीकल्चर लैंड के अलावा कोई दूसरे तरह का लैंड है, कोई दूसरी प्रॉपर्टी है जिनमें खेती नहीं हो रही, तो उस पर कानून यूनियन बनाएगा। इस बारीकियों को समझ लीजिए, जैसा कि यहाँ पे हमने देखा है ना, ये वाला चौथा वाला, फिर ये पहला वाला, और तीसरा कह रहे हैं स्टेट ड्यूटी इन रिस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, तो एग्रीकल्चर तो स्टेट का मुद्दा है, तो सोचना ही नहीं है। फिर ये देखो टैक्सेस ऑन एग्रीकल्चर इनकम इज अ सब्जेक्ट अंडर स्टेट लिस्ट, सही बात है। प्राइस कंट्रोल इज अ सब्जेक्ट अंडर कॉन्करेंट लिस्ट, ये भी सही बात है। इंश्योरेंस डज नॉट कम अंडर यूनियन लिस्ट, देखो इंश्योरेंस यूनियन लिस्ट का है, इसमें कोई शक नहीं है, तो तीसरा गलत है। फॉरेस्ट जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट का है। तो ऐसे लिंक बना करके चलो, देखो पहले भी ये चीज़ें पूछी गई हैं है ना, कॉन्करेंट लिस्ट में क्या है कैसे है, तो इन्हें हमें ध्यान होना चाहिए कि सेंसस जो है ये यूनियन लिस्ट का मुद्दा है और इंश्योरेंस भी यूनियन लिस्ट का मुद्दा है। ये देखो पूरा बेयर एक्ट से मैंने आपको समझाया है, और ये जो पेपर है ये हमने फैब में ही डिस्कस किया। 25 फरवरी की जो वीडियो अपलोडेड है उनमें जाकर आप देखना, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। और अगर आप इन वीडियोज़ को देखते हो ना, तो ये जो बल्कि बुक्स हैं जिनमें हम बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं उनसे 10x ज़्यादा आउटपुट मिलेगा। और ये बात सीरियस एस्पायरेंट जानते हैं, मुझे बताने की नीड नहीं है, बट बिगिनर्स को ये बात नहीं समझ आती, दे एंड ऑफ वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम इन लाइक यूजलेस थिंग्स। बट आप ये वाली जो बात है वो भी देख लो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो गया, ये सारे जो मुद्दे हैं, इसके बाद पब्लिक डेट हो गया, यूनियन का फॉरेन लोन हो गया, बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, पेटेंट वगैरह, ये सारा जो है इंटरस्टेट ट्रेड कॉमर्स, ये सारा यूनियन लिस्ट का पार्ट है। ठीक है, तो यूनियन लिस्ट वाले मुद्दे हैं। ऑलराइट, हाँ ये सवाल मैंने आपके लिए लिखा है, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। सिविल सर्विसेज का PYQ है। नेक्स्ट, पहले आप अटेम्प्ट करिए, है ना, बहुत ही शानदार सवाल है ये भी। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन के बारे में पूछ रहे हैं। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, तो पहला कह रहे हैं कि इट इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर द सुप्रीम कोर्ट टू प्रोवाइड इट्स ओपिनियन ऑन अ प्रेसिडेंशियल रेफरेंस, यानी राष्ट्रपति अगर किसी चीज़ के लिए सलाह मांग रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट पे ये मैंडेटरी नहीं है, अनिवार्य नहीं है कि उन्हें सलाह देनी ही है, अपना विचार देना ही है। दूसरा कह रहे हैं जो ओपिनियन दिया जा रहा है बाय द सुप्रीम कोर्ट इज बाइंडिंग इन नेचर, यानी ये राष्ट्रपति को मानना ही पड़ेगा, ये बाइंडिंग है, ऐसा कह रहा है सेकेंड स्टेटमेंट। तो बताओ क्या होना चाहिए आंसर। देखो अगर आप ध्यान से सोचो ना, देखो लॉजिक अप्लाई करो। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन की बात, मैं कुछ चीज़ें पहले आपको समझा देता हूँ। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन जो है ये आर्टिकल कौन सा, ये तो स्पेशल आर्टिकल है 143 के अंदर है। ठीक है, और इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये कहता है कि प्रेसिडेंट ओपिनियन ले सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का 2 तरह के मुद्दे पे। ठीक है, 2 तरह के मुद्दे पे। जो पहला मुद्दा है यहाँ पे वो ये है कि ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, तो कोई भी क्वेश्चन जो लॉ या फिर फैक्ट का है, पब्लिक इंपॉर्टेंस का, पब्लिक इंपॉर्टेंस, और जब भी प्रेसिडेंट को लगता है। और दूसरा कंडीशन ये है कि ऑन एनी डिस्प्यूट, किसी भी तरह का कोई डिस्प्यूट है, झगड़ा है, ऑन एनी डिस्प्यूट arising out of प्री कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब क्या है, संविधान बनने से पहले अगर कोई ट्रीटी है, कानून है, एग्रीमेंट वगैरह है, तो इस तरह के मुद्दे में या इस तरह का कोई इंस्ट्रूमेंट है जिससे ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन से एक्सक्लूड कर दिया गया है। ठीक है, एक्सक्लूडेड फ्रॉम
ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो ये दो तरह के मुद्दे हैं, ठीक है। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन के अंदर दो तरह की चीज़ें हैं, एक लॉ या फिर फैक्ट जो पब्लिक इंपॉर्टेंस का हो, और दूसरा कोई भी डिस्प्यूट जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी वगैरह से आया है, जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के दायरे से बाहर है। तो पहले केस में सुप्रीम कोर्ट में टेंडर और में रिफ्यूज टू टेंडर इट्स ओपिनियन, यानी फर्स्ट केस में सुप्रीम कोर्ट चाहे तो ओपिनियन दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें, दोनों पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है। बट सेकेंड केस में क्या है, सेकेंड केस में ये है सुप्रीम कोर्ट मस्ट टेंडर इट्स ओपिनियन टू प्रेसिडेंट। मस्ट, ये वर्ड है मस्ट, ठीक है, मस्ट, यानी सेकेंड केस में अपना विचार देना ही है सुप्रीम कोर्ट को, ठीक है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, मैंडेटरी है। बट फर्स्ट केस में ऐसा नहीं है, फर्स्ट केस में ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है, वो चाहे तो ओपिनियन दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। बट दोनों ही केसेस में इट इज़ नॉट बाइंडिंग ऑन प्रेसिडेंट, इट इज़ नॉट बाइंडिंग ऑन प्रेसिडेंट इन एनी केस। और ये समझ भी आता है, लॉजिकल भी है। अगर किसी से सलाह मांगा जा रहा है तो वो बाइंडिंग तो नहीं हो जाता, सलाह का मतलब ही है कि उन पे विचार किया जाएगा, नॉट बाइंडिंग ऑन प्रेसिडेंट। समझ आ गई बात। देखो दो केसेस हैं, पहला केस ये है अगर कोई लॉ या फैक्ट है पब्लिक इंपॉर्टेंस का, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट चाहे तो मना भी कर सकती है प्रेसिडेंट को। बट सेकंड केस में उन्हें अपना ओपिनियन देना ही है अगर कोई प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी है, क्योंकि आप खुद सोचो ना, संविधान से पहले की बात है तो सुप्रीम कोर्ट उसके बारे में बेस्ट डिसीजन दे पाएगी, क्योंकि उनको लेकर क्लैरिटी नहीं है, तभी तो प्रेसिडेंट अपना मतलब सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन लेना चाह रहे हैं। बट यहाँ पे अगर कोई पब्लिक इंपॉर्टेंस का मुद्दा है तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के पास ऑप्शन है कि वो या तो ओपिनियन दे सकती है या फिर नहीं भी दे सकती है। अभी तक सो फार 15 रेफरेंसेज टू द सुप्रीम कोर्ट अंडर इट्स एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन हैज़ बीन मेड, यानी अभी तक 15 रेफरेंसेज ले लिए गए हैं, सीख कर लिए गए हैं, और जिसमें दिल्ली लॉज एक्ट है, केरला एजुकेशन बिल है, बहुत बार प्रेसिडेंट ने रेफरेंस लिया है सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस का। तो इस हिसाब से जो ये तो सिंपल हो गया क्वेश्चन, वैसे भी ये क्वेश्चन सिंपल ही है। देखो ये जो कह रहे हैं ना, इट इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर द सुप्रीम कोर्ट टू प्रोवाइड ओपिनियन, सही बात है, ये तो मैंडेटरी क्यों ही होगा और प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में। यहाँ पे इन्होंने क्लियर नहीं करा है कि ये किस तरह की बात कर रहे हैं, बट दोनों केसेस में से हम कंसिडर करेंगे ना, दोनों केसेस में आप देखो तो ये मैंडेटरी तो नहीं होता है, तो इस वजह से पहला सही है। दूसरा कह रहे हैं कि द ओपिनियन गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट इज बाइंडिंग, ये बात तो गलत है। जो ओपिनियन दिया जाए किसी भी केस में प्रेसिडेंट पे बाइंडिंग नहीं होता। अगर देखो इस तरह के क्वेश्चन में ना, अगर आपको एक भी क्लियर है, मान लो सेकंड वाला आप समझ पा रहे हो कि सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन बाइंडिंग क्यों ही होगा प्रेसिडेंट पे, तो अभी फर्स्ट मत पढ़ना, बस आप सेकंड देखो, सेकंड ये गलत है। तो अगर सेकंड गलत है तो देखो ये आंसर तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे करेक्ट कह दिया। सेकंड वाला आप देखो ये हो सकता है, फिर यहाँ पे ये देखो ये सेकंड इज इनकरेक्ट ये है, और यहाँ पे कह रहे हैं सेकंड इज करेक्ट, तो ये भी गलत। बट यहाँ पे देखो स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, तो 2 तो करेक्ट है नहीं, तो इसमें से बस एक भी पता हो ना तो आप एलिमिनेट कर लेते हो। देखो यहाँ भी 2 को करेक्ट कह दिया, यहाँ भी 2 को करेक्ट कह दिया, यहाँ भी 2 को करेक्ट कह दिया, तो तीनों हट गया, बस आंसर सी बचा, यानी पहला सही है दूसरा गलत है। तो ये फायदा होता है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन का। बाकी क्वेश्चन पहले भी पूछे गए हैं, या पढ़ सकते हो। सुप्रीम कोर्ट हैज बीन वेस्टेड विद एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, सुप्रीम कोर्ट में रिफ्यूज टू प्रोवाइड ओपिनियन टू द प्रेसिडेंट इफ सो एज इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेज, और वो सर्कमस्टेंसेज क्या है, लॉ या फिर फैक्ट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस का, तो उस केसेस में सुप्रीम कोर्ट ओपिनियन देने से मना भी कर सकते हैं। तो ये तो सही है। चौथा कह रहा है लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इज बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये भी सही है। दूसरा कह रहे हैं द सुप्रीम कोर्ट हैज बीन वेस्टेड विद एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, यानी सलाह दे सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, ये पावर है कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास, तो ये भी सही है। बट पहला गलत है। पहला इसलिए गलत है क्योंकि ये कह रहे हैं कि आर्टिकल 129 और 144 में सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए पनिश कर सकते हैं, तो दोनों आर्टिकल में ये बात नहीं है, इस वजह से ये गलत होता है। तो आर्टिकल 129 देखिए, सुप्रीम कोर्ट शेल बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एंड शेल हैव ऑल द पावर ऑफ सच अ कोर्ट इंक्लूडिंग द पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ, सही बात है। ये तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है सुप्रीम कोर्ट, ये चीज़ यहाँ पे देखने को मिलती है, और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए पनिश कर सकते हैं। बट आर्टिकल 144 जब आप पढ़ोगे तो यहाँ देखो उन्होंने क्या कहा, ऑल अथॉरिटीज सिविल एंड जुडिशियल इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया शेल एक्ट इन एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट के मदद के लिए वो काम करेंगे, जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं जुडिशियल सिविल वगैरह। तो यहाँ पे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात नहीं की गई है। समझ आ गया क्यों गलत है? तो जस्ट अ सेकेंड, तो इस हिसाब से जो आंसर है ना वो गलत हो जाता है। कौन सा? ये वाला, क्योंकि 129 में ये बात तो है बट 144 में नहीं है। तो आई होप आपको इस क्वेश्चन से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। नेक्स्ट देखो, इसमें कह रहे हैं एडवोकेट जनरल के बारे में। पहला ये कहा जा रहा है कि इन्हें गवर्नर अपॉइंट करते हैं। दूसरा ये प्लेजर ऑफ द गवर्नर, यानी जो राज्यपाल है उनके प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं, मतलब राज्यपाल जब तक चाहे तब तक वो काम कर सकते हैं।
तीसरा ये कि उनका जो रेमुनरेशन है ये स्टेट लेजिस्लेचर डिटरमाइन करता है। गलत वाला बताना है, गलत बताना है। आपने अटॉर्नी जनरल पढ़ा है? जिस तरह से सेंटर में अटॉर्नी जनरल का काम होता है उसी तरह से स्टेट में एडवोकेट जनरल का काम होता है। तो ये मैंने आपको कई बार पढ़ाया, सारे सवाल कराए अटॉर्नी जनरल के ऊपर, उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से याद होगा। पहली चीज़ तो ये कि इन्हें प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं और अपने प्लेजर पे करते हैं, यानी जब तक प्रेसिडेंट चाहे तब तक वो काम करते हैं। उनकी सैलरीज, रेमुनरेशन वगैरह सारा कुछ प्रेसिडेंट डिसाइड करता है। सेम चीज़ यहाँ पे अप्लाई कर दो। उनका जो रेमुनरेशन है ये स्टेट लेजिस्लेचर क्यों डिसाइड करेगा? गवर्नर डिसाइड करेंगे सैलरी, रेमुनरेशन वगैरह। तो तीसरा है गलत। और दूसरा कह रहे हैं वो प्लेजर ऑफ द गवर्नर में काम करते हैं, सही बात है, और उन्हें गवर्नर ही अपॉइंट करते हैं, ये भी सही बात है। हमें तो गलत बताना, तो तीसरा वाला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। इसमें कह रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, तो थर्ड वन इज नॉट करेक्ट, सो आंसर इज सी। पहले भी ऐसे सवाल बहुत पूछे गए हैं, जैसे कि आप देखो इसमें इन्होंने कहा है कि इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द एडवोकेट जनरल टू गिव एडवाइस टू द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट अपॉन लीगल मैटर, यानी एडवोकेट जनरल लीगल मैटर पे सलाह देंगे स्टेट के गवर्नमेंट को। तो यही काम तो अटॉर्नी जनरल भी करते हैं सेंटर में, क्योंकि ये लॉ ऑफिसर्स होते हैं, विधि अधिकारी होते हैं, तो ये सही है। दूसरा कह रहे हैं एडवोकेट जनरल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द कैबिनेट, गलत, कैबिनेट नहीं गवर्नर, गवर्नर के प्लेजर पे वो ऑफिस होल्ड करते हैं, जैसा कि हमने पढ़ा लास्ट क्वेश्चन में। तो आप देख पा रहे हो सारा PYQ है, ठीक है। तो सेकंड हो जाता है गलत, हमसे पूछा गया है कि आप करेक्ट बताइए, सो आंसर इज वन ओनली। ये MPPSC में पूछा गया लास्ट ईयर। उसके बाद ये देखो तो इसमें भी दो स्टेटमेंट है, और ये क्वेश्चन सिविल सर्विस में पूछा गया और CDS में भी एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन। पहला कह रहा है एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ गवर्नर, ये तो गलत है, इन्हें गवर्नर अपॉइंट करते हैं, तो पहला हो जाता है गलत। दूसरा कह रहा है एज प्रोवाइडेड इन द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर हाई कोर्ट हैव ओरिजिनल अपीलेट एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन इन द स्टेट लेवल। देखो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन तो नहीं है हाई कोर्ट के पास, ऊपर से कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर ये चीज़ें तो नहीं आती, तो ये भी गलत हो जाता है। सो आंसर इज डी, नीदर वन नोर टू। तो यहाँ पे दोनों ही गलत हैं। देखो ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया, इसमें आपसे इन्होंने पूछा था कि मेन जुरिस्डिक्शन क्या है हाई कोर्ट का, तो इसमें से जो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है ना वो नहीं है। सो यहाँ पे आंसर क्या होगा, ये जूम आउट करता हूँ, हाँ ABC होगा, सो आंसर इज C, ठीक है। तो बात कुछ ऐसी है ना कि हाई कोर्ट के पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन तो है, बट ये CRPC से तो नहीं आता है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर से तो नहीं आता, तो ये भी गलत हो जाता है। इसके बाद CPC में केवल प्रोसीजर सिविल केसेस की बात की है, जुरिस्डिक्शन वगैरह की बात नहीं है। हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन खुद के कॉन्स्टिट्यूशन से ही आता है ना, और हाई कोर्ट के पास एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन नहीं है, तो ये स्टेटमेंट ओवरऑल पूरा गलत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाँ तो उम्मीद है आप ऐसे क्वेश्चन काफ़ी इजीली कर लोगे एडवोकेट जनरल के ऊपर। इसमें इन्होंने कुछ फंक्शनरीज दिया और आपको ऑर्डर ऑफ प्रीसीडेंस बताना है, यानी सबसे पहले किनका क्रम है फिर उसके बाद किनका है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कैबिनेट सेक्रेटरी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर। देखो ये वाला जो पेपर हुआ था जो फैब में कंडक्ट हुआ था, इसमें भी फंक्शनरीज इन्होंने दिया था और आपको ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस बताना था। तो यहाँ पे मैंने आपको बहुत सारे सवाल कराए थे, क्योंकि पहले ही पूछा गया 2022 में भी, है ना। फिर हमने पूरा टेबल पढ़ा था, फिर मैंने आपको ये बताया था कि देखो सिविल सर्विस में भी क्वेश्चन दो बार पूछा गया, नहीं 3 बार पूछा गया, 2003 में, 4 में, 2000 में। तो सिविल सर्विस को टाइम नहीं लगेगा अपना पैटर्न रिपीट करने में, ठीक है, वो फिर से रिपीट कर सकते हैं ये। फिर आप ये देखो, हाँ तो इतने सारे क्वेश्चंस करते हैं। देखो मैं नहीं चाहता मैं दोबारा इन्हें एक्सप्लेन करूं, आप ये वीडियो देख लीजिएगा, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है। मैं अभी इस क्वेश्चन को सिंपली सॉल्व कर रहा हूँ। तो इसमें जो प्रीसीडेंस है वो कैसा है, सबसे पहले प्रेसिडेंट आते हैं, देन वाइस प्रेसिडेंट, फिर प्राइम मिनिस्टर आते हैं, फिर गवर्नर आते हैं, फिर फॉर्मर प्रेसिडेंट, फिर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है, चीफ जस्टिस का नंबर 6 में है और कैबिनेट मिनिस्टर 7th में आते हैं, ठीक है। चीफ जस्टिस का नंबर 6 है और कैबिनेट मिनिस्टर 7th में आते हैं, तो इस हिसाब से ये 7 जाएगा। और बाकी चेक करते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी और चीफ इलेक्शन कमिश्नर। देन इसके बाद देखो होल्डर ऑफ भारत रत्न डेकोरेशन है, एम्बेसडर वगैरह है, चीफ मिनिस्टर फिर आते हैं रेस्पेक्टिव, मतलब अपने रेस्पेक्टिव स्टेट के बाहर के, फिर गवर्नर आते हैं अपने रेस्पेक्टिव स्टेट के बाहर के, फिर 9th में आते हैं जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। पहले भी पूछा गया, आप PYQs करोगे तो ऐसे क्वेश्चन कर लोगे, नहीं तो फिर रटना पड़ेगा और वो बहुत मुश्किल है। फिर 9A में आते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और इसके बाद 11th में अटॉर्नी जनरल है और कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, ठीक है। तो 9A में है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और कैबिनेट सेक्रेटरी 11 में है, तो इस हिसाब से आंसर क्या होगा, पहले 1 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर इसके बाद 3 और 2, तो 1 4 3 2 किस में है, सो आंसर इज D, ठीक है। आंसर क्या है यहाँ पे D।
अब देखो, अगर आप ये क्वेश्चन करते हो ना, इसमें भी देखो उन्होंने इसी तरह का पूछा था कि स्पीकर का ऑर्डर, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, अटॉर्नी जनरल का है ना, जो भी हमने देखा कि अटॉर्नी जनरल और ये जो है वो इक्विवेलेंट है, कैबिनेट सेक्रेटरी। फिर यहाँ पे स्पीकर ऑफ लोकसभा, ये देखो है ना, अटॉर्नी जनरल कैबिनेट सेक्रेटरी इक्विवेलेंट है। देन इन्होंने सेम क्वेश्चन पहले ही पूछ रखा है, अटॉर्नी जनरल, चीफ ऑफ स्टाफ होल्डिंग रैंक ऑफ जनरल, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, होल्डर ऑफ भारत रत्न डेकोरेशन, राइट। और सिविल सर्विस में जो क्वेश्चन था वो कैसा है, देखो उन्होंने पूछा था कि हाईएस्ट कौन है प्रेसिडेंस में, राइट। और ऑब्वियसली प्रेसिडेंट इन्होंने नहीं दिया डायरेक्टली, फॉर्मर प्रेसिडेंट दिया, गवर्नर दिया, स्पीकर दिया और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। फिर ये देखो सिविल सर्विस 2000 पूछा गया, सेम सवाल है ना, कैबिनेट सेक्रेटरी है, चीफ, आई गेस सेम ही है, हाँ बिल्कुल सेम क्वेश्चन है कि आप देखो कैबिनेट सेक्रेटरी है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, राइट। तो यही वाले है ना चार, ये देखो बस इन्होंने आगे पीछे करके पूछ लिया है। यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, कैबिनेट सेक्रेटरी और चीफ जस्टिस है। तो इस वजह से पीवाईक्यूज इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मतलब आप सोचो जिन्होंने हमारा ये एनालिसिस देखा है जो हमने फैब में किया था, उनके कितने ज़्यादा क्वेश्चंस ठीक होंगे, राइट। और ये हर पेपर में है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सिर्फ हमारे ही पढ़ाने वाले से आया है, बट रैंडम चीज़ें पढ़ने से तो कहीं गुना ज़्यादा अच्छा है ना कि आप पीवाईक्यूज को सही तरीके से कवर कर रहे हो। अब ये सारे क्वेश्चंस लगा लेने के बाद आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा प्रेसिडेंस के ऊपर, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि आप देखो ये सारा इन्होंने पहले ही पूछ रखा है, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, अटॉर्नी जनरल, ये सिविल सर्विसेज का पीवाईक्यू है, राइट। तो ये टॉपिक सिविल सर्विसेज में भी आ सकता है। तो सिविल सर्विसेज एस्पायरेंट्स को बहुत अच्छे से इन्हें याद करना होगा, और याद करने का सिंपल तरीका है कि वो पीवाईक्यूज कर लें, और ये पीवाईक्यूज से क्लैरिटी मिल जाएगी। यहाँ मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, आप इस वीडियो को रेफर कर लीजिएगा, ये वाली वीडियो। नेक्स्ट, लोकपाल के जुरिस्डिक्शन के रेफरेंस में आपको बताना है कुछ पब्लिक अथॉरिटीज़ के नाम दिए गए हैं कि लोकपाल के जुरिस्डिक्शन में कौन आते हैं। प्राइम मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और ऑफिशियल्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, देखो यहाँ पे आंसर है डी 1, 2 और 4। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ना, ये जुरिस्डिक्शन से बाहर है। बाकी प्राइम मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर और सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिशियल, ये तीनों शामिल हैं। तो सिविल सर्विसेज का जो पेपर कंडक्ट हुआ था 2025 में, इसकी भी पॉलिटी एनालिसिस हमने यूट्यूब पे की थी, और ये क्वेश्चन लोकपाल के ऊपर है। 4 स्टेटमेंट थे, बहुत ही भारी भरकम सवाल है, और ये भी हमने समग्र बैच के करंट अफेयर के अंदर पढ़ा था, और ये वीडियो में मैंने आपको दिखाया भी है। और इसके बाद ये वाला जो क्वेश्चन है, देखिए लोकपाल लोकायुक्त के एक्ट के बारे में पूछा है कि लोकपाल को प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे और सिलेक्शन कमेटी की रिकमेंडेशन लेंगे, और ये जो कमेटी है इनमें चेयरपर्सन होंगे प्राइम मिनिस्टर, और कौन कौन से मिनिस्टर होंगे। तो राज्यसभा के मिनिस्टर नहीं होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट जज जो उनके द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, लोकसभा के स्पीकर होते हैं और लीडर ऑफ अपोजिशन भी होते हैं। सो आंसर इज डी। फिर ये वाला जो सवाल है ना, आप देखो इनमें इन्होंने पूछा था कि जो लोकपाल का पावर है ये पब्लिक सर्वेंट्स में जो इंडिया में है उनके लिए अप्लाई होता है, बट बाहर में अगर वो पोस्टेड है ना तो उनमें अप्लाई नहीं होगा। तो ये बात गलत है, उनके लिए भी अप्लाई होगा क्योंकि वो तो है पब्लिक सर्वेंट्स इंडिया के। दूसरा ये कहा इन्होंने कि जो चेयरपर्सन और मेंबर हैं जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पार्ट नहीं है या मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर का पार्ट नहीं है, और केवल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भले ही वो इनकम्बेंट हो या रिटायर्ड हो, वही इनके चेयरपर्सन हो सकते हैं। और उसके बाद ये कह रहे हैं जो चेयरपर्सन है या फिर मेंबर है, सेल नॉट बी अ पर्सन ऑफ लेस देन 45 ईयर्स ऑफ एज ऑन द डेट ऑफ एज्यूमिंग ऑफिस एज द चेयरपर्सन। मतलब वही कह रहे हैं 45 साल तो उम्र होनी ही चाहिए कम से कम। चौथा कह रहे हैं लोकपाल इंक्वायर नहीं कर सकता प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ में लगे एलिगेशंस के खिलाफ। अगर प्रधानमंत्री पे कोई आरोप लगा है तो उसके खिलाफ लोकपाल नहीं इंक्वायर कर सकता। तो ये बात भी गलत थी, तो आंसर बना था ए यानी 3 ओनली। तो ये तीनों गलत थे। उसके बाद ये इन्होंने पूछा था लोकपाल लोकायुक्त एक्ट के बारे में कि सिलेक्शन कमेटी में चेयरपर्सन होंगे राज्यसभा के, तो हमने पढ़ा चेयरपर्सन नहीं होते हैं। 2024 में पूछा गया यूपी पीसीएस में, और ये अगले साल यूके पीसीएस में पूछ लिया गया। तो ये ना पूरा वेब होता है पीवाईक्यू का जो आपस में इंटर रिलेटेड है। उसके बाद कह रहे हैं कि ये इंडियन पब्लिक सर्वेंट्स विद इन एंड आउटसाइड, मतलब दोनों के खिलाफ अप्लाई होगा। तो जैसा कि हमने देखा फर्स्ट स्टेटमेंट इसी वजह से गलत है क्योंकि इन्होंने कहा था कि जो बाहर पोस्टेड है, फॉरेन में जो पब्लिक सर्वेंट पोस्टेड है उनमें अप्लाई नहीं होगा, जबकि अप्लाई होता है। तो इस वजह से ये गलत है। समझ आ गया ना क्यों चारों गलत है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ भी अप्लाई होता है। मैंने आपको पूरा बताया था कि लोकपाल में एक चेयरपर्सन होते हैं, 8 मेंबर होते हैं, 4 जुडिशियल होंगे, 50% SC ST वगैरह से होंगे, फॉर्मर CJI ही होने चाहिए चेयरपर्सन, या फिर फॉर्मर जज होने चाहिए सुप्रीम कोर्ट के, या एमिनेंट जुरिस्ट होने चाहिए, राइट। फिर सिलेक्शन कमेटी की मैंने बात करी थी कि प्राइम मिनिस्टर होंगे, लोकसभा स्पीकर होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे या फिर जज होंगे जो उनके द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे, या एमिनेंट जुरिस्ट होंगे। तो ये लोग सिलेक्शन कमेटी के अंदर होंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है ना, राइट। और अब देखो आप ये क्वेश्चन, तो इन्होंने कहा ना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो क्या इनके खिलाफ अप्लाई नहीं हो सकता? देखो रीजन क्या है समझ लेते हैं। जब हम बात करते हैं कि लोकपाल और उनके पावर के जुरिस्डिक्शन में क्या आता है, ये मैंने लिख दिया ताकि आप रिवाइज कर लो PDF से।
तो पहला प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर को लेके, तो जो लोकपाल का जुरिस्डिक्शन है इनमें प्राइम मिनिस्टर, एमपीज, ग्रुप एबीसी ऑफिसर, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स, ये लोग भी शामिल हैं। लोकपाल का जो जुरिस्डिक्शन है वो प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ भी लग सकता है, एक्सेप्ट ऑन एलिगेशन ऑफ करप्शन रिलेटिंग टू इंटरनेशनल रिलेशन, सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर, एटॉमिक एनर्जी और स्पेस। तो इन मुद्दों में अगर कोई आरोप है प्राइम मिनिस्टर के ऊपर तो ये अप्लाई नहीं होगा, तो लोकपाल इंक्वायरी नहीं करेंगे। बट इसके अलावा अगर कोई मुद्दा है तो लोकपाल इंक्वायरी कर सकते हैं। समझ आ गई बात। द लोकपाल डज नॉट हैव जुरिस्डिक्शन ओवर मिनिस्टर एंड एमपीज इन द मैटर ऑफ एनीथिंग सेड इन पार्लियामेंट और अ वोट गिवन देयर। अगर संसद भवन में कोई बात मिनिस्टर कह रहा है तो उनमें लोकपाल अपना जुरिस्डिक्शन नहीं अप्लाई कर सकते। देन सिविल सर्वेंट्स और ब्यूरोक्रेट्स को लेके देखो, जो चार्ज में है, डायरेक्टर है, मैनेजर है, सेक्रेटरी हैं, कोई भी सेंट्रल एक्ट के थ्रू या कोई भी बॉडी जो फाइनेंस या कंट्रोल की जाती है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, इनमें भी लोकपाल का एक्ट अप्लाई होगा। और इसके अलावा लोकपाल एक्ट मैंडेट दैट ऑल पब्लिक ऑफिसर्स शुड फर्निश द एसेट एंड लायबिलिटीज, मतलब वो चीज़ें बतानी पड़ेंगी। देन सीबीआई को लेके, तो देखो सीबीआई को लेके भी गिव डायरेक्शन टू सीबीआई। इफ लोकपाल हैज रेफर्ड अ केस टू सीबीआई, द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इन सच केस कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड विदाउट द अप्रूवल ऑफ लोकपाल। बात समझ आई। बात यह है कि अगर लोकपाल ने रेफर करा है कोई केस सीबीआई को, तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर उस केस में बिना लोकपाल की मंजूरी के ट्रांसफ़र नहीं किए जा सकते हैं। और अगर लोकपाल ने कोई केस रेफर करा है सीबीआई को, तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को इस केस में ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता, जो बात मैंने आपको बताई। तो जो यूनियन मिनिस्टर इनके खिलाफ भी अप्लाई हो सकता है, प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ भी अप्लाई हो सकता है, लेकिन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के खिलाफ नहीं अप्लाई होगा। और इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न वही है कि जो एमपीज़ हैं वो फुल्ली लोकपाल के अंडर नहीं आते, क्योंकि पार्लियामेंट्री कंडक्ट एग्जेम्प्ट है। पार्लियामेंट्री कंडक्ट एग्जेम्प्ट है। पार्लियामेंट के अंदर वो बात कुछ कह रहे हैं या फिर अगर वो वोट कर रहे हैं तो वो चीज़ लोकपाल के एक्ट में अप्लाई नहीं होती। बाकी जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिशियल है ये तो शामिल होंगे ही। 4 भी आप देखते तो आप समझ जाते हैं कि बाकी तो ये दोनों हट गए। देन इसके बाद आप चेक करते फर्स्ट वाला, तो प्राइम मिनिस्टर भी है इनके जुरिस्डिक्शन में, पीवाईक्यू से ही पता चल रहा है, तो सॉल्व हो जाता। अच्छा, एक चीज़ और, इसमें तो आपको ये भी कन्फ्यूज़न हो सकता है कि ऐसे तो लोकपाल पीएम के खिलाफ भी, उनको भी एग्जेम्पशन है, यानी कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिनके खिलाफ अगर पीएम को एलिगेशन लगाया जाता है तो लोकपाल उनमें इंक्वायर नहीं करेंगे। जैसे बहुत सारे मुद्दे हो गए इंटरनेशनल रिलेशन का, सिक्योरिटी का, पब्लिक ऑर्डर वगैरह का। फिर भी ये क्यों आंसर में शामिल है? देखो बात कुछ ऐसी है ना, बहुत ध्यान से समझना। प्राइम मिनिस्टर का एग्जेम्पशन बहुत नेरो है। लोकपाल एक्ट ये कहता है कि लोकपाल कैन नॉट इंक्वायर इनटू द करप्शन एलिगेशन अगेंस्ट द पीएम ओनली इफ द मैटर रिलेट टू इंटरनेशनल रिलेशन, एक्सटर्नल एंड इंटरनल सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर एंड एटॉमिक एनर्जी। यानी ऑल अदर करप्शन मैटर में पीएम इज फुल्ली अंडर लोकपाल। तो पीएम जनरली कवर्ड है विद केवल नेरो एक्सेप्शंस हैं। बट एमपी का एग्जेम्पशन काफ़ी ब्रॉड है। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ना, उनमें अगर वो पार्लियामेंट के अंदर कुछ कह रहे हैं या उनका कोई एक्ट है, कुछ वोट कर रहे हैं, कोई स्पीचेस दे रहे हैं, या पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर कोई एक्ट है, तो उनके खिलाफ लोकपाल जो अपनी इंक्वायरी है वो नहीं लगा सकते, क्योंकि उनको बहुत ब्रॉड फंक्शंस दिए गए। तो एमपी बहुत ही थोड़े से जुरिस्डिक्शन के अंदर आते हैं, ओनली फॉर करप्शन आउटसाइड पार्लियामेंट्री फंक्शनिंग। पार्लियामेंट्री फंक्शनिंग के बाहर अगर उन पर कोई करप्शन का चार्ज लगता है तो ही लोकपाल एमपी के खिलाफ जा सकते हैं, एमपी को इंक्वायर कर सकते हैं। समझ आएगी बात। तो जो एमपीज हैं दे आर नॉट जनरली अंडर लोकपाल, बहुत लार्जर इम्यूनिटी, क्योंकि पार्लियामेंट्री कंडक्ट कैन नॉट बी टच्ड। जबकि जो प्राइम मिनिस्टर है ये जनरली अंडर लोकपाल है, क्योंकि बहुत ही रेयर स्पेसिफिक कैटेगरीज के अंदर ही उन्हें एक्सक्लूड किया जा सकता है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। और अभी लोकपाल पे बहुत सारे सवाल आ रहे हैं जैसा कि हमने देखा, तो आप उन क्वेश्चंस को भी रिवाइज कर लीजिए। अगला मनी बिल के बारे में ये सवाल है और ये क्वेश्चन आपका ठीक होना चाहिए। अगर आप हमारे बैच स्टूडेंट हैं, तो अगर आप यूट्यूब के भी व्यूअर हैं, तो ये सब क्वेश्चन आपके ठीक होने चाहिए। बहुत रिपीट करते हैं ये। पहला कह रहा है जब मनी बिल को प्रेजेंट किया जाता है प्रेसिडेंट के सामने, तो उनके एसेंट के लिए तो कौन कौन से पावर उनके पास होते हैं? पहला कह रहा है सी में गिव हर एसेंट टू द बिल, यानी वो अपना बिल एसेंट में दे सकते हैं। दूसरा सी में विद होल्ड, यानी रोक के रख सकते हैं अपनी मंजूरी को। तीसरा वो रिटर्न कर सकते हैं रिकंसिडरेशन, यानी पुनर्विचार के लिए। तो ये तो आप जानती हो मनी बिल के केस में वापस से इस बिल को नहीं भेजा जा सकता। तो 3 हो गया गलत और बाकी दोनों सही हैं। सो आंसर इज A 1 and 2 ओनली। तो ये LDCE का पेपर हमने एनालाइज करा था
2024 वाला, उसमें ये सवाल था कि मनी बिल कैन नॉट बी सेंट बैक फॉर रिकंसिडरेशन। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 111 में एसेंट या फिर विदहोल्ड कर सकते हैं, यानी या तो मंजूरी देंगे या फिर रोक के रखेंगे, नो रिटर्न, रिटर्न नहीं कर सकते। मैंने लिख लिख के समझाया, आप देख सकते हो, उसका स्क्रीनशॉट है ये। और 108 में ज्वाइंट सीटिंग की बात है, तो मनी बिल के केस में ज्वाइंट सीटिंग नहीं अप्लाई होती है ना। और अगर ऑर्डिनरी बिल का डिफीट होता है और उससे अगर मिनिस्टर ने इंट्रोड्यूस करा है तो गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ सकता है। सो आंसर इज डी। तो ये भी PYQ है, सारा ही था, अभी हमने पहले वाले सवाल भी देखे। अब इसको लेके बहुत सारे सवाल हैं, बट पहले आप ये देखो, इन्हें आप अटेम्प्ट कर लेना। ये मैंने PDF अटैच कर दिया है, उसी टाइम पे हमने डिस्कस किया था सारे के सारे क्वेश्चंस, ठीक है, वही रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, पॉकेट वीटो को लेके, बिल वगैरह को लेके कि क्या एसेंट मिलता है या नहीं। उसके बाद ये देखो, ये भी मैंने पढ़ाया था, उसका ही मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, CDS का क्वेश्चन था। तो 111 के केस में पहले असेंट देंगे तो लॉ बनेगा, विदहोल्ड करेंगे तो लॉ नहीं बनेगा, और रिटर्न भी कर सकते हैं, बट ये नॉर्मल बिल के केस में हो रहा है, मनी बिल के केस में नहीं हो रहा है, राइट। अब ये क्वेश्चन, तो चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग इज अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, ये कथन है, असर्सन है, और रीजन ये कह रहे हैं नीति आयोग वाज क्रिएटेड बाय एन एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर ना डी होगा, यानी आर जो है वो करेक्ट है, बट पहला गलत है। नीति आयोग के चेयरपर्सन को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करता है, ये तो हर किसी को पता है, एक 6th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट को ही पता है कि नीति आयोग के चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर होते हैं, तो वो क्यों अपॉइंट करेंगे किसी को। कुछ सवाल देखते हैं, थोड़े से ही सवाल हैं क्योंकि रिसेंट वाले हमने लिए हैं 2025 वाले, तो ये आप देख सकते हो 2025 में भी सवाल पूछा ही जा रहा है नीति आयोग के ऊपर बहुत सालों से। पहला कह रहे हैं कि ये 1 जनवरी 2014 को इस्टेब्लिश हुआ था, दूसरा ये कि ये रेजोल्यूशन के द्वारा लाया गया, और तीसरा ये कि प्रेसिडेंट चेयरपर्सन होते हैं, तो ये तो गलत हो गया तीसरा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर होते हैं, तो 3 आप हटा दो। देन सेकेंड जो कह रहे हैं ये यूनियन कैबिनेट के रेजोल्यूशन के द्वारा क्रिएट किया गया, और दूसरा ये 2014 में बना, तो ये 2014 नहीं 2015 में बना है, तो पहला भी हो गया गलत। सो आंसर इज सी, ओनली 2। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है। अब ये क्वेश्चन क्या होगा इसका आंसर? तो देखो इसमें कह रहे हैं ना कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द चेयरपर्सन ऑफ द गवर्निंग काउंसिल, जो गवर्निंग काउंसिल होगी उनके चेयरपर्सन कौन होंगे? प्राइम मिनिस्टर होंगे। दूसरा कह रहे हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख इज अ मेंबर ऑफ इट्स गवर्निंग काउंसिल, तो यहाँ पे ना सी होगा, बोथ 1 and 2 इज करेक्ट, यानी पहला भी सही है, प्राइम मिनिस्टर चेयरपर्सन होते हैं काउंसिल के, और दूसरा लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख इज ऑल्सो अ मेंबर। तो ये चीज़ें तो हम पढ़ते ही हैं नीति आयोग के बारे में। नीति आयोग का मतलब क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन स्टेट्यूटरी बॉडी है ना, जो 2015 में बनी है, और ये एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन के थ्रू बनी है, ये भी याद रखना, एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन के थ्रू ये बनी है। और इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि चेयरपर्सन कौन होते हैं, बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर होते हैं, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है, और ये एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होते हैं, और वाइस चेयरमैन कौन होते हैं, ये भी याद रखना, वाइस चेयरपर्सन, तो इन्हें अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, इन्हें कौन अपॉइंट करते हैं? प्राइम मिनिस्टर। और एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होते हैं अप टू 4 यूनियन मिनिस्टर, जो कि अगेन प्राइम मिनिस्टर ही नॉमिनेट करते हैं। CEO को भी प्राइम मिनिस्टर ही अपॉइंट करते हैं, वो सेक्रेटरी लेवल की उनकी रैंक होती है। और इनमें ना कुछ फुल टाइम मेंबर भी होते हैं जो इकोनॉमिक साइंस वगैरह के फील्ड के एक्सपर्ट हैं, कुछ स्पेशल इन्वाइटीज़ भी हो सकते हैं। और इनमें जो गवर्निंग काउंसिल है उनमें चीफ मिनिस्टर, लेफ्टिनेंट गवर्नर, यूनियन टेरिटरीज के शामिल होते हैं। तो यही इन्होंने पूछा है, गवर्निंग काउंसिल के मेंबर में कौन कौन शामिल होते हैं? तो लेफ्टिनेंट गवर्नर भी शामिल होते हैं, चीफ मिनिस्टर शामिल होते हैं, राइट, क्योंकि चीफ मिनिस्टर स्टेट के होंगे तो यूनियन टेरिटरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर्स ही होंगे, तो इस हिसाब से सेकंड भी हो जाता है सही। और इस गवर्निंग काउंसिल को कौन चेयर करते हैं? तो प्राइम मिनिस्टर करते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हो फर्स्ट स्टेटमेंट में। और बस यही चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, Which of the following authorities' salaries, allowances and pensions are charged upon the consolidated fund? Judges of the Supreme Court, Comptroller and Auditor General, Chief Election Commissioner। आपको बताना है कि इनमें से किनके सैलरीज, एलोवेंसेज वगैरह कॉन्सोलिडेटेड फंड में चार्ज होते हैं। तो इस तरह का सवाल पहले ही बहुत पूछा गया है कि किनके चार्ज नहीं होते या फिर किनके चार्ज होते हैं, तो ये आप अटेम्प्ट करिए पहले, क्या होगा इसका आंसर। सो उम्मीद है आपने अटेम्प्ट किया होगा।
देखो पहले यही देख लेते हैं, इसमें से जो पहला और दूसरा है वो शामिल है, बट चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सैलरीज अलाउंसेस वगैरह ये नहीं होते कंसोलिडेटेड फंड से, तो 3 गलत है। आंसर इज ए, यानी सुप्रीम कोर्ट के जजेस का जो सैलरीज अलाउंसेस वगैरह ये शामिल होता है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल का भी होता है, बट चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नहीं होता। और इनमें से देखो ये इन्होंने पूछा था कि कौन किनका चार्ज नहीं होता है, सैलरीज ऑफ द कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, ये अभी पढ़ा हमने, शामिल होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ये भी शामिल होता है, सुप्रीम कोर्ट वाला शामिल होता ही है कंसोलिडेटेड फंड में। और हाई कोर्ट के पेंशंस, हाई कोर्ट के जजेस के जो पेंशंस हैं वो भी शामिल है कंसोलिडेटेड फंड में, बट जो रेलवे का ग्रांट्स है ये शामिल नहीं है, सो आंसर इज बी। फिर ये देखो सीएपीएफ में पूछा गया कि कौन सा चार्ज नहीं है ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो इसमें क्या क्या है, देखो पहला कह रहे हैं कि द एम्यूलमेंट्स एंड अलाउंसेस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड अदर एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू इट्स ऑफिस। दूसरा है कि डेट चार्जेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, सिंकिंग फंड चार्जेस और रिडेम्पशन चार्जेस। तीसरा एनी सम रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई एनी जजमेंट, डिक्री और अवार्ड ऑफ एनी कोर्ट और अर्बाइटल ट्राइब्यूनल। और चौथा कह रहे हैं द सम रिक्वायर्ड टू मीट एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन नेचुरल कैलेमिटीज, यानी अगर कोई प्राकृतिक आपदा है तो उस केस में जो खर्चे लगेंगे। तो इनमें से क्या क्या शामिल है, अगर हम देखें इनमें से तो तीसरा जो है वो भी है, चौथा नहीं है। चौथे के लिए कंसोलिडेटेड फंड नहीं है, चौथे के लिए कंटिजेंसी फंड है ना, कंटिजेंसी फंड है। तो इस हिसाब से डी इसका आंसर है, क्योंकि हमसे नॉट करेक्ट पूछा गया। बाकी जो तीनों हैं वो शामिल हैं, प्रेजेंट वगैरह के जो एम्यूलमेंट्स अलाउंसेस हैं ये कंसोलिडेटेड फंड का पार्ट है। डेट चार्जेस हो गए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ये भी, और एनी सम टू सेटिस्फाई एनी जजमेंट वगैरह ये भी शामिल है। देखो बजट में ना, बजट में 2 तरह के एक्सपेंडिचर होते हैं। एक एक्सपेंडिचर होते हैं जो चार्ज होते हैं अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है, 2 तरह के होते हैं। पहले होते हैं चार्ज अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, और दूसरे तरह के जो होते हैं वो होते हैं एक्सपेंडिचर मेड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। इसमें डिफरेंस ये है कि जो एक्सपेंडिचर चार्ज हैं अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया ये नॉन वोटेबल होते हैं, नॉन वोटेबल बाय द पार्लियामेंट, ठीक है, नॉन वोटेबल होते हैं, और यानी सिर्फ इस पर डिस्कशन हो सकता है, तो इट कैन ओनली बी डिस्कस्ड बाय द पार्लियामेंट। जबकि जो दूसरे तरह का यानी एक्सपेंडिचर मेड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड, इनको वोट किया जा सकता है बाय द पार्लियामेंट। तो चार्ज एक्सपेंडिचर कौन कौन से हैं, ये वाले चार्ज अपॉन कंसोलिडेटेड फंड। इनमें जो हैं जो नॉन वोटेबल होंगे यानी केवल डिस्कशन ही किया जा सकता है, उनमें से जो कैटेगरीज हैं वो हैं एम्यूलमेंट एंड अलाउंसेस ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट के जो सैलरीज वगैरह है इनमें वोटिंग नहीं हो सकती है ना, या फिर अदर एक्सपेंडिचर जो इनके ऑफिस से रिलेटेड है। इसी तरह से जो चेयरमैन हैं, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन हो गए राज्यसभा के, और इसी तरह से स्पीकर और डिप्टी स्पीकर लोकसभा के, तो इनके भी जो सैलरीज हैं अलाउंसेस हैं उनको डिस्कस किया जा सकता है, केवल इनमें वोटिंग नहीं की जा सकती। सेम सुप्रीम कोर्ट को लेकर जो सैलरीज अलाउंसेस वगैरह होते हैं, राइट। इसके अलावा हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनके पेंशंस को लेके, ठीक है, ये भी ध्यान रखना, पेंशंस ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट ये भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर ही आते हैं। इसके अलावा हो गए कैग की जो सैलरीज अलाउंसेस होते हैं, और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी को लेकर जो चेयरमैन हैं उनके भी जो सैलरीज अलाउंसेस वगैरह हो गए, चेयरमैन हो गए या फिर मेंबर्स भी हो गए। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट के जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस भी हैं वो भी इंक्लूड होते हैं, वो भी ध्यान रखना इंक्लूड होते हैं, और ये सारे जो है इनमें वोटिंग नहीं हो सकती, राइट। तो ये किसके अंदर आते हैं, तो चार्ज अपॉन कंसोलिडेटेड फंड। तो यही है जो मैंने आपको बताया, और इस हिसाब से जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं ये शामिल नहीं है, कैग हैं, और जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट भी शामिल हैं, ठीक है। एक और ध्यान रख लेना, इसके अलावा लोकसभा राज्यसभा के चेयरपर्सन का, प्रेसिडेंट का, कैग वगैरह, यूपीएससी का भी याद रखना, ठीक है, बट इलेक्शन कमीशन के नहीं है। तो ये हमारी समग्र बैच की डिटेल्स है, और ये नंबर है ज़्यादा जानकारी के लिए। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।